Okay. हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू राजकुमार क्लासेस। आज हम तीसरे ऐसे अपने इस लेक्चर सीरीज में लेक्चर सीरीज में 2023 के पेपर का जो थर्ड ऐसे, सभी भटकने वाले गुम नहीं होते, नॉट ऑल हु वंडर्स आर लॉस्ट। बड़ा फिलोसॉफिकल सा टॉपिक लग रहा है, लेकिन आज हम इस टॉपिक को टैकल करेंगे ऐसे के थ्रू। अब इस ऐसे की शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। ये ऐसे आपको लिखना चाहिए था कि नहीं था, इस बात का डिसीजन हम लेक्चर 1 में कर चुके हैं। तो यहां हाउ टू पिक एन ऐसे वाले टॉपिक पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लेक्चर 1 में ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो 8 टॉपिक हमको दिए जाते हैं ऐसे के पेपर में, उनमें से किन 2 को सेलेक्ट करना होता है और किन 6 को रिजेक्ट करना होता है। तो ये आप लेक्चर 1 में आप जाके देख सकते हैं कि ये जो थीम है, थर्ड वाली थीम, ये हमको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए अपने आंसर के लिए। क्योंकि मैं सीरीज शुरू करी है मैंने, तो मैं इस 2023 के 8 ऐसेज को आपको एक्सप्लेन करूंगा 1 बाई 1। लेक्चर फर्स्ट में मैंने बेसिक फाउंडेशन के साथ टॉपिक 1 डिस्कस किया था, और टॉपिक 1 क्या था? चिंतन एक तरह का खेल है, यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम। पहले लेक्चर में मैंने फाउंडेशन के साथ ये थीम कवर करी थी। सेकंड लेक्चर में मैंने दूरदर्शी निर्णय तभी ले जा सकते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। दूसरे लेक्चर में मैंने इस टॉपिक को कवर किया है, आप जाकर देख सकते हैं कि इन दोनों एसेज को कैसे हम बेहतरी से लिख सकते थे। आज का अपना टॉपिक है थर्ड 1, और इस टॉपिक का नाम है सभी भटकने वाले गुम नहीं होते हैं, नॉट ऑल हु वंडर्स आर लॉस्ट। चलिए, हमने थीम पिक करने का टॉपिक नहीं लिया है, क्योंकि थीम पिक करनी है या नहीं करनी है लेक्चर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमको ये तीसरा टॉपिक कवर करना ही है। तो इंट्रोडक्शन, किसी भी निबंध में, किसी भी ऐसे में इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, इसके कई तरीके मैंने डिस्कस किए थे। पहला होता है, आप क्वेश्चनिंग से शुरू कर सकते हैं। जो सभी घूमते हैं, सब भटकते हैं, खोते नहीं हैं। तो यहां जैसे वंडर का क्या मतलब है, लॉस्ट का क्या मतलब है, लॉस्ट होने से क्या कहना चाह रही थी, दोज ऑल हु वंडर्स नॉट लॉस्ट। तो क्या मतलब है दोनों का, इनका वंडरिंग का एम, उद्देश्य क्या हो सकता है। वाई से शुरू कर सकते हैं, वाई लॉस्ट, वाई नॉट लॉस्ट। इस तरह के क्वेश्चनिंग से शुरू कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि आप स्टोरी से शुरू कर सकते हैं। स्टोरी कैसी हो सकती है? 2 तरीके की, एक रियल स्टोरी और एक इमेजिनरी स्टोरी। अब अपन को यह डिसाइड करना है कि इस थीम के लिए क्वेश्चनिंग तरीका ज्यादा बेहतर है, स्टोरी ज्यादा बेहतर है, या तीसरा तरीका भी होता है एक रिपोर्टिंग का। मतलब मान लो कोई रिपोर्ट आई है, कोई फैक्ट है, कोई आपके सामने कोई क्राइम जो सीआरपीसी की रिपोर्ट है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, उससे फैक्ट से, मतलब रिपोर्ट या फैक्ट से भी शुरू कर सकते हैं कि रिलेवेंट हो। लेकिन ये फिलोसॉफिकल ऐसे है, इसलिए रिपोर्ट बेस ज्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि आप कितने घूमने गए और कितने खोए, उसकी कोई रिपोर्ट तो हमारे पास है नहीं किसी भी तरह की। तो रिपोर्ट और फैक्ट से इस ऐसे की थीम को हम नहीं शुरू कर सकते। चौथा तरीका भी होता था एक, वो क्या था? कोट। आप एक ऐसे को कोट से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने पिछले ऐसे में बताया था कि कोट का तरीका मोस्ट ऑफ द केसेस में फेल होता है। क्यों? क्योंकि ये थीम है, मान लो थीम क्या है अपनी, ये थीम है सभी भटकने वाले गुम नहीं होते।
अगर आप कोट बेस्ड इंट्रो लिखने का प्लान करते हो तो अब आपकी दो जिम्मेदारियां हो गई। पहली जिम्मेदारी तो ये हो गई कि ये एग्जैक्ट कोट आपको याद होना चाहिए जो इस थीम के लिए फिट हो। और एग्जाम प्रेशर में, एग्जाम वाले दिन एग्जैक्ट कोट याद करना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है। आप एक ऑलरेडी चैलेंजिंग काम कर रहे हो ऐसे लिखना, उसके ऊपर से अपना ही चैलेंज खुद बढ़ाओगे अगर आप कोट बेस्ड तरीका अपनाओगे, क्योंकि एग्जैक्ट कोट रिकॉल करना उस दिन उस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत मुश्किल है। यही आपकी परेशानी खत्म नहीं होती, परेशानी आगे बढ़ के तब पड़ जाती है जब कोट आपने मान लो एग्जैक्ट नहीं लेकिन सिमिलर कोट आपने फाइंड कर लिया। अगर सिमिलर कोट फाइंड भी कर लिया है ना, तब दिक्कत खत्म नहीं हुई है, दिक्कत और बढ़ रही है आगे। क्यों? क्योंकि अब इस कोट को जो आपने फाइंड करा है, इस कोट को आपको रिलेट करना पड़ेगा काय से? थीम से। पर्पस क्या है थीम का? अपन को इंट्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? एक बेस्ट इंट्रो क्या होता है? मैंने बताया था कि किसी भी ऐसे में या आंसर में बेस्ट इंट्रो वो होता है जो ये रिफ्लेक्ट कर सके कि उसकी आउटलाइन, कोर आइडिया क्या है। थीम की कोर आइडिया को अगर आपका इंट्रोडक्शन आउटलाइन कर गया तब ये इंट्रोडक्शन आपका अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाएगा। अदरवाइज अगर आपके इंट्रोडक्शन ने थीम के कोर आइडिया को आउटलाइन नहीं किया, कोर आइडिया को आउटलाइन नहीं किया तो क्या माना जाएगा? आपका इंट्रोडक्शन एक फेल्ड इंट्रोडक्शन, बेकार इंट्रोडक्शन या कमतर इंट्रोडक्शन माना जाएगा। तो अब कोर आइडिया को आउटलाइन करना है कोट के बेस से। थीम के कोर आइडिया को कोट के बेस पर रिलेट करके उसके कोर आइडिया को आउटलाइन करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी एनालिटिकल एस्पेक्ट में जाके। आपको कोट को रिलेट करना है थीम से। अब उसके लिए आपको एक एनालॉजी लगानी पड़ेगी, एक एनालिसिस लगाना पड़ेगा कि हाउ दिस कोट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थीम। सभी भटकने वाले गुम नहीं होते, नॉट ऑल हु वंडर्स आर लॉस्ट। अब ये इस बात को फिर मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कहा कि कोट बेस्ड वाला इंट्रोडक्शन लिखने से जितना हो सके बचें, कहीं भी कभी भी, क्योंकि एग्जाम प्रेशर अपने आप में एक बड़ा प्रेशर है। नया प्रेशर खुद क्रिएट कम से कम ना करें। अब अपने पास तरीकों 4 तरीके थे इंट्रोडक्शन लिखने के। 4-5 तरीकों में कितना बचते हैं मेरे पास? मैंने बोला क्वेश्चनिंग से शुरू कर सकते हो, वंडरिंग का क्या मतलब है, एम का क्या मतलब है, लॉस्ट का इसमें क्या थीम में मतलब है। यहां आपकी एनालिटिकल पावर चाहिए। अगर आप अपने क्वेश्चंस को थीम से रिलेट करके लिख सकते हो या थीम के कोर आइडिया को क्वेश्चंस के थ्रू आउटलाइन कर सकते हो, तभी क्वेश्चनिंग तरीका अपनाएं, अदरवाइज छोड़ देने में ही फायदा है। दूसरा तरीका है स्टोरी बेस्ड। स्टोरी बेस्ड में 2 तरीके की स्टोरी होती है, एक रियल लाइफ स्टोरी लेनी है या फिर इमेजिनरी स्टोरी लेनी है। बाकी 2 तरीके थे फैक्ट या रिपोर्ट के, वो मैंने मना कर दिया क्योंकि इस थीम में नहीं लागू होगा, और कोट वाला मैं पहले से ही मना करते आ रहा हूं कि वो लेना नहीं है। 4 तरीकों में से मैंने 2 तरीके को यस बोला। अब इन 2 तरीकों में से कौन सा ज्यादा तरीका सुटेबल है आप ये खुद डिसाइड करें तो ज्यादा बेहतर है। मेरी अगर सलाह लेंगे तो आपको स्टोरी वाले तरीके में मोस्ट ऑफ द केसेस में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टोरी में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है और कोई स्टोरी ही थीम के कोर आइडिया को अच्छी तरीके से आउटलाइन कर सकती है। क्यों? क्योंकि आपको उसमें एनालिसिस की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में ही एक्सप्रेस करती है थीम के आइडिया को। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी एग्जैक्ट स्टोरी उठाते हो जहां ये बात आउटलाइन हो जाए। कौन सी बात? ये वाली बात कि ऑल हु वंडर आर नॉट लॉस्ट। ये बात, एक ऐसी स्टोरी तुम्हें पिक करनी पड़ेगी जिसमें ये बात रिफ्लेक्ट हो जाए
कि नॉट ऑल हु वंडर्स आर लॉस्ट, जो सभी भटके वो खोए नहीं, गुम नहीं हुए। तो एक स्टोरी ऐसी उठाओ जहां आदमी अपने टारगेट, एम, उद्देश्य, लक्ष्य के लिए निकला, बहुत घूमा लेकिन फिर भी गुम नहीं हुआ। हालांकि उसे वो लक्ष्य नहीं मिला जिसके लिए वो घर से निकला था, लेकिन उससे बेहतर, उससे बढ़िया वो कुछ कर पाए। नॉट लॉस्ट का मतलब है कि सोसाइटी ने उसको बाद में रिकॉग्नाइज किया या नहीं किया। अगर रिकॉग्नाइज हो गया, इर्रिस्पेक्टिव कि उसने वो गोल हासिल किया जो उसके लिए निकला था, तब माना जाएगा कि आदमी लॉस्ट नहीं हुआ है। वंडर तो बहुत किया, मतलब घूमा तो बहुत, भटका तो बहुत, लेकिन बेशक इसे वो लक्ष्य नहीं मिला जिसके लिए निकला था, लेकिन कुछ और लक्ष्य मिल गया जिसकी वजह से इसे रिकॉग्नाइजेशन मिल गया। सिंपल सा मतलब समझते हैं। ये थीम है वंडरिंग। वंडरिंग से कहां तक? अचीवमेंट तक। अगर वंडर करा, कोई आदमी घर से निकला, वंडर किया, अचीवमेंट कर गया, तब तो कोई बात हो ही नहीं, फिर तो दिक्कत ही नहीं, थीम ही नहीं थी। थीम यह है कि आदमी भटका लेकिन गुम नहीं हुआ, लॉस्ट नहीं हुआ। लॉस्ट नहीं हुआ, लेकिन ध्यान रखना है कि उसे वो लक्ष्य भी नहीं मिला जिसका वो एम करके घर से निकला था। मान लो एक आदमी घर से गया दिल्ली, बोला मम्मी पापा मैं आईएएस बनूंगा, ठीक है। वो आईएएस बनने के लिए, एक बच्चा है ए, ठीक है, इसका एम है आईएएस बनना। अब ये भटक रहा है, 2 अटेम्प्ट दिए, 4 अटेम्प्ट दिए, 6 अटेम्प्ट दिए, 7 अटेम्प्ट दिए, 9 अटेम्प्ट दिए, खूब भटक रहा है, आखिर नहीं हुआ। इसने 4 इंटरव्यू दे लिए मान लो, और 6 मेंस लिखे। 9 अटेम्प्ट्स में 4 इंटरव्यू दे लिए, 6 मेंस लिख लिए, लेकिन एम जो था आईएएस बनने का, ये अभी भी इसे हासिल नहीं हुआ है। लेकिन भटक तो रहा है 9-10 साल। अब ये 9-10 साल भटका, फिर भी इसे वो गोल नहीं मिला जो अचीवमेंट था, तो अब ये क्या बन गया? बाद में चल के एक फैकल्टी बन गया। फैकल्टी भी केवल रोजगार के लिए नहीं बना, फैकल्टी भी ऐसा बना फिलोसोफर टाइप का कि पूरे देश में इसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। हर न्यूज चैनल में इसकी बात हो रही है, हर जगह इसकी वैल्यू है। आज ये 10,000 करोड़ की कंपनी बना के बैठा है, मान के चलो। और एड टेक में इसे ग्लोबल रिकॉग्निशन है, नेशनल लेवल का अवार्ड इसे मिल गया है एजुकेशनल अचीवमेंट में। अब देखिए आप, इस केस में एक स्टोरी है, इमेजिनरी है, हम कोशिश करेंगे कि रियल लाइफ स्टोरी लिए जाए ताकि कॉन्क्रीटनेस आए उसमें, उसका विश्वसनीयता उसकी बढ़ जाती है। तो इसमें केस में क्या हुआ है कि एक आदमी एक एम लेकर घर से निकला है, उसने खूब वंडर किया, घूमा, लेकिन वो लॉस्ट नहीं हुआ। लॉस्ट न होने का मतलब है कि अल्टीमेटली उसने रिकॉग्निशन हासिल कर लिया, बट नॉट इन दैट वे एज ही वाज सपोज्ड टू। मतलब उसे आईएएस बनना था लेकिन वो बन नहीं पाया, लेकिन फैकल्टी इतना बड़ा बन गया कि एडटेक के फील्ड में उसने रिवॉल्यूशनरी चीज लाके खड़ी कर दी। इस तरह का केस लेना है आपको कि एक आदमी निकला, जो टारगेट उसने बनाया था वो नहीं हासिल हुआ, लेकिन उससे बेहतर और उससे बड़ा कोई टारगेट हासिल कर लिया। तो लॉस्ट न होने का सेंस सिर्फ इतना है। वंडरिंग का सेंस वो सीधा ही समझते हो आप, भटकना अपने लक्ष्य की तैयारी में। तो अब अपने इंट्रोडक्शन के लिए कहानी मैंने इमेजिनरी चुनी है, आपको एक रियल स्टोरी चुननी। मैं रियल स्टोरी पर जोर क्यों देता हूं? मैं रियल स्टोरी पर जोर इसलिए देता हूं कि उसमें कॉन्क्रीटनेस आती है, उस पर लोगों का भरोसा होता है, उसको डिनाई करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। क्योंकि देखिए, इवेल्युएटर भी एक ह्यूमन बीइंग है, साइकोलॉजी उसी के पास भी है। आप कोई अपनी कल्पना, कोई इमेज, कोई इमेजिनरी थिंग, कोई आइडिया अपना थोप देते हो, तो उस पर भरोसा कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ। लेकिन जब आप रियल स्टोरी लेते हो तो एग्जामिनर के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो उसे डिफाई कर सके। अब आपको एक रियल स्टोरी लेनी है, थीम से मिलती जुलती, थीम से मिलती जुलती स्टोरी लेनी है जो थीम के कोर आइडिया को आउटलाइन कर दे। अब आप बताइए,
किस आदमी की स्टोरी आपको सबसे ज्यादा बेस्ट सूटेबल लगती है इसके से? ये नाम सबसे हर जगह यूज हो जाता है और इनके पास इतनी कहानियां हैं भी कि ये हर जगह फिट किए जा सकते हैं। महात्मा गांधी, याद है महात्मा गांधी जब अफ्रीका गए हैं तो उनका एम क्या था? वो एडवोकेसी करने ही तो गए थे, एडवोकेट ही तो थे। वो अपने एक पार्टी के लिए केस लड़ने गए थे, अफ्रीका में रहे, समय गुजारा और वहां से वो क्या बन के निकले? लीडर। और कैसे लीडर? दुनिया के ऐसे लीडर जिनको कोई रिकॉग्नाइज करने से मना ही नहीं कर सकता, चाहे उनका धुर विरोधी क्यों ना हो। तो एक ऐसे लीडर के रूप में उभरे जो पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ता है। तो ये कैसे हुआ? वंडर तो गांधी जी ने भी किया ना, अफ्रीका में खूब दिक्कत झेली, परेशानियां झेली, रेल से फेंक दिए गए। ये उनकी पूरी कहानी की आउटलाइन आएगी, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि उनकी वंडरिंग में क्या क्या शामिल था। घर से आउटकास्ट होना, गांव से आउटकास्ट होना, आउटकास्ट भी होते गांधी जी एक बार, पता है, याद रखना होगा। फिर वो अफ्रीका जाना, फिर अफ्रीका में वहां रेल से गिराना, फिर उनका जद्दोजहद करना, फिर आश्रम बनाना, आश्रम के लिए चंदा जुटाने की तहकीकात, मतलब उनकी प्रयास, उनके कोशिशें, फिर आश्रम में लोगों को ट्रेन करने की कोशिशें, सत्याग्रह कैसे पालन करना है, कैसे नहीं पालन करना है, सत्याग्रह के आइडिया के लिए टॉल्स्टॉय को समझना, टॉल्स्टॉय के आइडियाज को समझना, ये उनकी पूरी वंडरिंग दिख रही है इसमें, इस 15-20 साल के एयरफेयर में। आपको इसको थोड़ा सा जूम करना है, कहानी हो, छोटे छोटे पॉइंट्स को, छोटे छोटे पॉइंट्स को, तो आप उनकी वंडरिंग दिखाओगे। वंडरिंग के बाद एम आप पहले ही बता दोगे कि गांधी जी गए थे पैसा कमाने वकालत करके, लेकिन वहां उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि उनका वंडरिंग में पड़ गए, वो एक बार फेंक दिए गए, तो उन्होंने एम चेंज हुआ और भटकते भटकते वो भारत आए फिर, और 1920 में उन्होंने शुरू किया कौन सा? नन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद फिर 1947 तक का उनका रिकॉग्निशन फेज। अब हमने क्या किया कि एक ऐसी स्टोरी उठाई जिसे कोई डिफाइन नहीं कर सकता, कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ऐसी स्टोरी उठाने का, अब आपने पूरी बातें कहेंगे तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा। गांधी जी थे, वो एम लेके निकले थे कुछ, उनका इनिशियल एम क्या था? एडवोकेट, अच्छा एडवोकेट बनना। लेकिन वंडरिंग हुई, वंडरिंग में क्या हुआ? अब यहां वंडरिंग की कहानियां बताओगे आप कि वंडरिंग उन्होंने क्या क्या झेला। आउटकास्ट मतलब किए गए गुजरात में, घर में जब कोई ये केस रहा था वहां आउटकास्ट हुए थे। फिर उनका रेल से बाहर फेंका जाना, वही ट्रेन इंसिडेंट, बता पाएंगे? क्रोनोलॉजी में बताना है, अमित शाह की तरह नहीं, जो क्रोनोलॉजी हुई है हिस्टोरिकली वो। ऐसे ही टॉल्स्टॉय को उनका समझना, टॉल्स्टॉय को उनका समझना, फिर वो जो आश्रम बनाया था उन्होंने अफ्रीका में वो क्रिएट करना, फिर आश्रम के लिए चलाने के लिए जो डोनेशन थी वो कलेक्ट करना। भैया सारे काम करने होते हैं, आश्रम बनाना होगा तो जमीन भी चाहिए होगी, तो जमीन कैसे कलेक्ट करी। फिर डोनेशन के बाद जो लोग आए, वहां पीपल आए, उनको सत्याग्रह की ट्रेनिंग देना, उनकी आत्मकथा जो है उसको पढ़ना, समझ में आएगा कि उन्होंने क्या क्या झेला था इस दौर में जब वो ये सब काम कर रहे थे। तो ये उनकी वॉन्डरिंग को दिखाता है। अब वो वॉन्डरिंग हुई, वॉन्डरिंग के बाद कहाँ आएंगे? भारत आएंगे 1915 में या 14 में, देख लेना कब आई। उसके बाद 1920 में उनका रिकॉग्निशन शुरू होता है, या 1917 से बोल सकते हो आप। कहां? चंपारण सत्याग्रह, वहां रिकॉग्नाइज सबसे पहले हुआ। यह रिकॉग्निशन की उनकी शुरुआत है, और 1947 में जब 1947 में हमको स्वतंत्रता मिल गई, वहां रिकॉग्निशन का चरम है, क्लाइमेक्स ऑफ रिकॉग्निशन। गांधी जी भटके कि नहीं भटके? एक एम लेके चले थे, फिर भटके, फिर रिकॉग्निशन मिले। तो गांधी जी निकले एम लेकर, फिर उस एम पे नहीं पहुंच पाए, दूसरे एम पे पहुंचे, और ऐसा पहुंचे कि दुनिया में कोई नहीं पहुंच पाया। तो दोज
हु वंडर आर नॉट लॉस्ट। क्या ये कहानी आपकी थीम के कोर आइडिया को आउटलाइन कर पाई? हाँ या ना? एग्जैक्टली इस तरह की कहानी के अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे आप अपनी थीम के आइडिया को एक्सप्लोर या आउटलाइन कर सकते। इसलिए बोलता हूं कि एक रियल लाइफ की स्टोरी चुननी है। अब रियल लाइफ की स्टोरी में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, वो हमेशा बचना है। रियल लाइफ की स्टोरी रियल ही होनी चाहिए। राम जी की भी एक स्टोरी है, ये अधिकांश इंडियंस, मोस्ट ऑफ द इंडियंस को रियल जैसी लगती है, लेकिन ये ओरिजिनली में मिथिकल स्टोरी है कि नहीं? तो मिथिकल स्टोरी लेने से बचना है जहां तक संभव। अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है तो ले सकते हैं, लेकिन जब तक ऑप्शन है, हिस्ट्री में कोई अच्छा एग्जांपल है, तो मिथिकल कहानियां लेने से बचना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? हर बार कहता हूं, हर बार कहता रहूंगा। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको हो सकता है ये कहानी ना पता, और हम उससे ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि उसे कहानी पता हो। लेकिन ये जो कहानी है गांधी वाली, हम उससे ये उम्मीद कर सकते हैं कि उसे ये पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो। क्योंकि गांधी ऐसी चीज नहीं है जिसे उसका विरोधी इग्नोर कर दे। उसे मानना पड़ेगा कि गांधी ने एक एम बनाया था, गांधी ने वो दूसरा रास्ता चुना, गांधी ने रिकॉग्निशन हासिल किया दूसरे फील्ड में। तो ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री मतलब एविडेंस है, इसका कॉन्क्रीटनेस है इसमें। यहां एविडेंस और कॉन्क्रीटनेस गायब हो जाती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमेशा कि हम इससे बचें, मिथिकल स्टोरी लेने से। ठीक है, अब मैं अपनी थीम के आधे आइडिया को प्रॉपर समझा पाया आपको। अभी मैं आधा ही काम कर पाया हूं, अभी आधा काम और करना है इस थीम में। स्पेशली इस थीम में हमको आधा ही काम हो पाया हमसे। आधा काम कैसे होगा? हमने क्या बोला? हमने वो रेयर केस चुना अपनी एक स्टोरी से जहां आदमी वंडर किया लेकिन लॉस्ट नहीं हुआ। ये अपने इंट्रोडक्शन की थीम का आधा पार्ट है। आधा पार्ट और है जहां रेयर केस नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में है। ये थीम में इनबिल्ट है, इनहेरेंट है। आपको उसमें ढूंढना पड़ेगा कि केस क्या कह रहा है। आप देखो, थीम पढ़ो। नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस्ट, मतलब नॉट ऑल। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो लोग गुम हो ही जाते हैं ना, कुछ लोग हैं जो नहीं गुम होते। तो जो मोस्ट ऑफ द लोग गुम हो जाते हैं, वो वाला एस्पेक्ट अभी मेरी थीम के इंट्रोडक्शन में नहीं आया है। वो वाला एस्पेक्ट भी मुझे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तभी मेरा इंट्रोडक्शन मेरी थीम के कोर आइडिया को प्रॉपरली आउटलाइन कर पाएगा। समझा? मैं अपनी बात को समझा पाया कि हमने रेयर वाला केस तो अच्छी तरह से गांधी का एग्जांपल लेके समझा दिया। अभी जो यूजुअल केस है, यूजुअल केस है यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग वंडर करते हैं, वंडर करते हैं, वंडर करते हैं और लॉस्ट हो जाते हैं। ये मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ये वाला एस्पेक्ट हमें एक जेनरिक स्टेटमेंट में कवर करना पड़ेगा। जेनरिक स्टेटमेंट में कवर करना पड़ेगा कि जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल लॉस्ट इन सर्च ऑफ देयर गोल्स, अचीवमेंट और टारगेट्स। इट कैन बी सीन इन द केस ऑफ मोस्ट ऑफ द मासेस एवरीवेयर ऑन द अर्थ। कहीं भी दुनिया के किसी भी समाज में ज्यादातर लोग अपने टारगेट्स के सर्च में भटक जाते हैं और गुम हो जाते हैं। ओनली फ्यू पीपल कैन बी रिकॉग्नाइज्ड अल्टीमेटली इन द लास्ट फेज ऑफ देयर लाइफ्स, लाइक गांधी। फिर गांधी से ही खत्म करेंगे। और इस तरह हमारा इंट्रोडक्शन। अब ये मत सोचना कि मैंने अगर गांधी का एग्जांपल लिया है तो ही इज द ओनली पर्सन के गांधी के अलावा आप कोई एग्जांपल ले ही नहीं सकते। आप जो चाहे एग्जांपल ले सकते हैं, जिस आदमी का चाहे ले सकते हैं, जिस देश का आदमी हो उस देश का ले सकते हैं, जिस धर्म का हो उस धर्म का आदमी का नाम ले सकते हैं। लेकिन शर्त यही है, कंडीशन सिर्फ एक है
कि आपके कहानी का जो पात्र है, कैरेक्टर है, वो आपकी थीम के कोर आइडिया को आउटलाइन करता हुआ दिखे, जैसे कि मैंने गांधी को दिखाया। आप पटेल साहब को ले सकते हैं, आप नेहरू जी को ले सकते हैं, आप इंदिरा को ले सकते हैं, आप अब्राहम लिंकन को ले सकते हैं, आप नेल्सन मंडेला को ले सकते हैं। बस आपको उसकी वो कहानी पता हो कि एक गोल के लिए निकला था आदमी, वो नहीं मिला, हु वंडर किया, वंडरिंग की स्टोरी पता हो, जैसे मैंने गांधी के केस में बताई 3-4 कहानियां थी, फिर उसने दूसरा गोल हासिल कर लिया और रिकॉग्निशन उसे मिल गया। हर केस में यही करना पड़ेगा। मैं आपको लिबर्टी दे रहा हूं, किसकी लिबर्टी दे रहा हूं? नाम चूज करने की, कि कोई भी नाम चूज कर सकते हो आप। अंबेडकरवादी हो तो अंबेडकर का नाम चूज कर सकते हो, भक्ति में हो तो तुलसी का यूज कर सकते हो, कबीर का यूज कर सकते हो, लेकिन इनके गॉड्स को नहीं लेंगे आप। राम जी को, कृष्ण जी को नहीं ले सकते। रहीम को ले सकते हो, अकबर को ले सकते हो, बाबर को ले सकते हो, औरंगजेब को ले सकते हो, शिवाजी को ले सकते हो, थाउजेंड्स ऑफ नाम है, नामों की कमी नहीं है। आपको बस ये इंश्योर कर देना है कि ये अकबर नाम का आदमी एक गोल के लिए निकला था, लेकिन ये उस गोल को हासिल नहीं कर पाया, बहुत घूमा फिरा, उससे अच्छा गोल इसने हासिल कर लिया। दैट्स इट। अगर इतनी बात आप किसी नाम के साथ अटैच कर सकते हो तो यू आर फ्री टू चूज एनी ऑफ देम। कोई भी चूज कर सकते हो, कुछ भी। ठीक है, अब मैं समझता हूं इंट्रोडक्शन का आपको एक आइडिया मिल गया है कि हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन इन सच केसेस। इस थीम का इंट्रोडक्शन समझा पाया? अच्छा, इंट्रोडक्शन फिनिश करते हैं। अब पढ़ते हैं अपने पार्ट की तरफ। मेन पार्ट, मेन पार्ट क्या है? बॉडी। बॉडी को, ये थीम याद है तुम्हें? थीम क्या है? थीम है सभी भटकने वाले गुम नहीं होते हैं। ये एक असर्टिव स्टेटमेंट है। मतलब जिस आदमी ने, जिस फिलोसोफर ने, जिस थिंकर ने, जिस भी आदमी ने ये कोट लिखा है, जो बात लिखी है, ये वो सिद्ध करना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि जो सब भटकते हैं वो गुम नहीं होते हैं। इसका ये असर्टिव स्टेटमेंट है, यानी ये कुछ एस्टेब्लिश करना चाहता है। तो जब जब अपनी थीम का जो एसेंस है वो असर्टिव है, यानी अपनी थीम जो है, जब अपनी थीम कैसी होगी? असर्टिव होगी। असर्टिव मतलब वो कुछ सिद्ध करना चाहेगी। तो इसमें सिद्ध करना चाह रही है कि जो सब भटकते हैं वो गुम नहीं होते, ये कहना चाह रहा है कि ऐसा होता है, ये असर्टिव हो गया। जब कोई थिंकर कोई बात ऐसी बोले कि ये ऐसा होता है, इसका मतलब थीम कैसी है? असर्टिव है। और जब थीम असर्टिव होगी तब अपनी जिम्मेदारी कैसी हो जाती है कि अपनी बॉडी के 2 पार्ट होंगे। 2 पार्ट कौन से होंगे? एक होगी थीसिस पार्ट और दूसरा कौन सा होगा? एंटीथीसिस पार्ट। थीसिस पार्ट में हम ये सिद्ध करेंगे कि हाँ भाई, थिंकर, फिलोसोफर, व्यक्ति, इंटेलेक्चुअल, महान आदमी, तू सही कह रहा है, तेरी बात एकदम सही है। ये बात हम देख, ये यहां भी सही है, 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 ये यहां भी सही है। इस तरह की बातें हम उसे सिद्ध करेंगे। मतलब इसमें अपन 70 to 80% हिस्सा खपा देते हैं अपनी बॉडी का। 10%, 5 से 10% अपन क्या देते हैं? इंट्रोडक्शन। और 5 से 10% क्या देते हैं? कंक्लूजन। 5% मान लो, तो 10% हिस्सा अपना आधा चला गया। 90% जो बचा उसमें से यहाँ 30% दे दो और यहाँ 60% दे दो। ये सही तरीका होता है अपने ऐसे को डिवाइड करने का। कंफ्यूज कर रहे हो? समझ लो, ऐसे आपकी थीम है। किस पार्ट को कितना वेटेज देना है? 1200 वर्ड में ऐसे लिखना होता है यूपीएससी में? नहीं याद? याद कर लो। इसमें 5% हिस्सा दे दो इंट्रोडक्शन को। इंट्रो को कितना हिस्सा देना है? 5% वेटेज दे दो। और कंक्लूजन को भी 5% वेट दे दो।
बाकी बच गया 90%। इस 90% में डिपेंड करता है थीम पर। ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता और ना आप डिसाइड करके जाना वहां कि मैं तो 90% में से थीसिस को दूंगा ही दूंगा। भैया कभी कभी ऐसे ही थीम आती है जिसमें एंटी थीसिस की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि स्टेटमेंट में वो इनबिल्ट होती है। उस केस में वो जो एंटीथेसिस है ऐसे का हिस्सा ऑलरेडी है, तो अलग से एंटीथेसिस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैनी ए टाइम्स मैं आपको थीम्स आएंगे तो बताऊंगा कि यहां एंटीथेसिस की जरूरत नहीं है, हो सकता है इसी पेपर में आ जाए। तो ये जो 90% हिस्सा बचा है इसको दो हिस्सों में बांटेंगे। कब? जब थीम असर्टिव होगी। ध्यान रखना है, शर्त यही है कि बांटना है कि नहीं बांटना वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि थीम असर्टिव हो। थीम असर्टिव होगी ये कैसे पता चलता है? कि वो थीम कुछ सिद्ध करना चाहेगी कि ऐसा होता है। जैसे इसमें बोला कि दोज ऑल वंडर्स आर नॉट लॉस्ट, वो कहना चाह रहा है कि जो सब घूमते भटकते हैं वो खत्म नहीं होते, गुम नहीं होते। तो ये एक असर्टिव स्टेटमेंट है, वो कुछ स्टेब्लिश करना चाह रहा है। तो ऐसे केस में अब अपनी थीम को अपन दो भागों में बांटेंगे, एक होगी थीसिस और दूसरी क्या होगी? एंटीथेसिस। अब हर ऐसे में मैं बात करता हूं कि क्या होता है, इसमें भी अपन बात करेंगे कि इस ऐसे की थीसिस और एंटीथेसिस में क्या होगी। अपनी थीम थी, थीम क्या है? कुछ लोग वंडर करते हैं, वंडर बोलते हैं, लॉस्ट नहीं होते, ये थीम है। यही है ना, जितने भी घूम रहे हैं भटक रहे हैं वो सब लॉस्ट नहीं हो रहे, ये थीम है अपनी। इस थीम का थीसिस पार्ट और एक थीम का एंटीथेसिस पार्ट, ये दोनों लिखने हैं। वेटेज आपको पता है 60% यहां देना है, 30% यहां देना। बैलेंसिंग के चक्कर में 50-50 मत कर देना, 45% इसको दे दो और 45% इसको। कोई तुम्हें बोल रहे कि भाई ऐसे में जो अप्रोच है वो बैलेंस रखनी होती है, वो बैलेंस का मतलब बराबर वेटेज कभी नहीं होता। भाई अपने को थीम पे थीसिस लिखनी है। थीसिस का मतलब हो गया कि जो स्टेटमेंट आया है भैया पहले उसको ज्यादा वेट दो। हालांकि उसे आंख बंद करके अंधभक्तों की तरह एग्जैक्टली स्वीकार नहीं करना है। यहां बैलेंसिंग का मतलब है उसके नेगेटिव, उसके लिमिटेशंस, उसके समक्ष चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करके उसके लिए सुझाव देना कि ऐसा हो सकता है अगर इन सुझावों को इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए तो। और इस स्टेटमेंट की ये लिमिटेशंस हैं। अगर हमने दो चीजें आइडेंटिफाई कर दी कि ये लिमिटेशंस हैं और ये इस लिमिटेशंस को पार पाने के लिए अपने क्या है? सुझाव है, मतलब रिकमेंडेशंस आपको देनी पड़ेंगी कि इन लिमिटेशन से इस थीम का जो आइडिया था, थीसिस थी, उसको अगर पूरी तरह सही करना है तो इन लिमिटेशन, ये तो लिमिटेशन है और इन लिमिटेशन से पार पाने के लिए अपने पास ये रिकमेंडेशंस। ये है बैलेंस अप्रोच का मतलब। 55% 45% देना बैलेंस अप्रोच का मतलब नहीं होता, तो कंफ्यूज नहीं होना है। थीसिस का जो वेटेज है वो हमेशा ज्यादा रहेगा और एंटीथेसिस का वेटेज हमेशा कम रहेगा, फिर भी ये अप्रोच बैलेंस अप्रोच मानी जाएगी। अब समझते हैं कि ये थीसिस में अपन को लिखना क्या है भाई। थीम याद है? Those who all wander are not going to lost। ये थीम है और इस थीम को स्टेब्लिश करना है कि हाँ भाई आप सही कह रहे। देखो कहां कहां स्टेब्लिश करोगे? पॉलिटिकल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, सोशल फील्ड में, रिलीजियस फील्ड में, आप जितने सेगमेंटाइज कर पाओगे उतना ही इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। साइंटिफिक फील्ड में, और कोई सेक्टर आपको नजर आ रहा हो वो भी आप यहां लिख सकते हैं। हर बार ये आपके बड़े बड़े
फ्रेमवर्क हो गए कि इन इन फ्रेमवर्क में मुझे ये सिद्ध करना है कि लोग निकले थे एक गोल लेकर, भटके, वो नहीं मिला जो चाहते थे, लेकिन उससे बेहतर कर पाए, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, इकोनॉमिक फील्ड हो, सोशल फील्ड हो, रिलीजियस फील्ड हो या साइंटिफिक फील्ड हो। हर बार आपको ये सिद्ध करना है, हर जगह पर। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हर केस को। पॉलिटिकल फील्ड में कहां ऐसा दिखता है आपको कि एक आदमी एक गोल लेके निकला, वो हासिल नहीं कर पाया जो वो करना चाहता था, लेकिन उससे बेहतर कर गया? तो ऐसा एक एग्जाम्पल बताओ जहां आदमी पॉलिटिकल गोल लेके निकला है लेकिन हासिल नहीं कर पाया। आडवाणी, याद है? भूल गए? मैं बीजेपी नहीं हूं, मुझे याद रहेंगे। कैसे? आडवाणी जी का पर्सनल लेवल पे कम से कम इतना गोल तो रहा ही होगा कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन क्या वो बने? नहीं बने। लेकिन बीजेपी आज जो भी है 340 सीट लाती है, 300 प्लस सीट लाती है, तो उसमें आडवाणी जी का रोल है कि नहीं है? अब उनकी वॉन्डरिंग घूमो, रथ यात्रा हुई, ठीक है नहीं थी? वही इनके लीडर थे कि नहीं थे? बीजेपी के लिए जो नारे कढ़े, स्लोगन्स, उन स्लोगन्स को गढ़ने में किसकी है? बीजेपी के जो एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा वो किसने डिसाइड किया? मेजरली इन लोगों की जमात ने डिसाइड किया था। तो आडवाणी जी का रोल रहा होगा इन सब चीजों में, स्लोगन्स, एजेंडा, रथ यात्रा। और बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे रिच पार्टी, तो क्या उसमें हम आडवाणी की भूमिका, आडवाणी के रोल को आइडेंटिफाई करके लिख सकते हैं? रथ यात्रा से लेके ये सब चीजें अगर हम लिख पाए तो हम कह पाएंगे कि पॉलिटिकल फील्ड में ये आदमी था, इसका ये गोल था, नहीं बना, लेकिन बीजेपी को उसने वो बेच दिया। हिंदू वोट, आज बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो ये हिंदुत्व की राजनीति का ओरिजिनेटर कौन है? यही तो है आडवाणी जी। रथ यात्रा मैंने थोड़ा ना निकलवाई थी, इन्हीं का आइडिया था, यही लीडर थे उसके। और ये रथ यात्रा ही हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का सीड है, मतलब एक्टिवली तौर पे। अब जड़ों में मत जाना कि हेडगेवार ने शुरू करा था, लेकिन हिंदुत्व की राजनीति पॉलिटिकल फील्ड में वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे काम करते थे हेडगेवार, आरएसएस के प्रमुख के तौर पे, लेकिन पॉलिटिकल फील्ड में हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को यही लेके आए थे रियल लाइफ में। कल्मिनेट इन्होंने किया है। समझा पाया मैं अपनी बात? पॉलिटिकल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड। अब देखिए, दो चीजें मैंने बात करी थी कि ऐसे में बहुत जरूरी होता है कोहेरेंस और दूसरा होता है फ्लो। कोहेरेंस का मैंने मतलब पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं कि आपको जितने भी आपने सेगमेंट डिसाइड किए, हर बार आपकी थीम रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, हर बार। मतलब एग्जाम्पल आपका अलग है लेकिन थीम हर एक में सेम रहेगी। जैसे हमने कहा गांधी जी के एग्जाम्पल से शुरू किया था, उस कहानी में थीम रिफ्लेक्ट हो रही थी। ऐसे ही आडवाणी का केस, बस केस के तौर पर अलग है, फील्ड के तौर पर अलग है, लेकिन थीम अभी भी वही रिफ्लेक्ट हो रही है कि दोज हु ऑल वांडर्स आर नॉट लॉस्ट। जो सब भटकते हैं वो लॉस्ट नहीं होते। आडवाणी के केस में भी बात वही लागू हुई। इसको बोलते हैं कोहेरेंस, और ये बात आपको थ्रू आउट द ऐसे मेंटेन करनी होगी। अगर ये कहीं भी गैप आया इसमें, तो ऐसा माना जाएगा कि आप ऐसे लिखना ही नहीं जानते। आपकी कोई लाइन, कोई वर्ड इस थीम से डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। आपकी हर बात इसी से रिलेटेड हो, इसको बोलते हैं कोहेरेंस इन योर एसे। हम जब इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएटर्स लोग, वो एक बात नोट करते हैं कमेंट में कि योर एसे लैक्स कोहेरेंस, और इस बात के लिए आपके 50% से ज्यादा नंबर काटे जा सकते हैं एक झटके में। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने नॉलेजेबल हो,
ऐसे में इस बात का महत्व है, इंपॉर्टेंस है कि आपने जो आपके दिमाग में भरा पड़ा है मटेरियल नॉलेज, उसको कितना इफेक्टिवली रिलेट करके, थीम से रिलेट करके आपने लिख पाए। एग्जाम्पल कोई भी लिखो, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, किसी को भी नहीं होगी, बट करना यह है कि हर बार हर एग्जाम्पल आपका थीम से रिलेट हो जाए। इसी को बोलते हैं कोहेरेंस, और इसी का मतलब होता है ऐसे, जहां भी ये लॉस्ट होगा आपका नंबर लॉस्ट होगा, मार्क्स लॉस्ट होगा। फिर मत कहना कि सर 250 में से 100 क्यों आए, 90 क्यों आए, 110 क्यों आए, 120 क्यों आए। 130 प्लस टारगेट लेना है और 150 तक पहुंचना है। तो यही वो दो चीजें हैं जो आपको 130 से 150 की रेंज में ले जाती है, कोहेरेंस और फ्लो। मैंने कोहेरेंस की बात कर दी, इसमें अब फ्लो की बात कर। अभी मैं किसकी बात कर रहा था, जैसे इंट्रोडक्शन लिखा था मैंने, इंट्रो के बाद मैंने बॉडी में पहला पार्ट क्या लिखा, पॉलिटिकल फील्ड का, और पॉलिटिकल फील्ड के बाद मैं लिख रहा हूं इकोनॉमिक फील्ड। अब देखना यह है कि इस पॉलिटिकल फील्ड से जब मैं जंप कर रहा हूं इकोनॉमिक फील्ड की तरफ, तो यहां एक कनेक्टिंग सेंटेंस बोलो, फ्रेज बोलो, वर्ड बोलो, वो जो भी बोलना चाहो आप बोलो, लेकिन इस वाली दो पैराग्राफ को, एक पैराग्राफ को अगले जो फील्ड में मूव कर रहे हो आप, उससे कनेक्ट करता हुआ स्टेटमेंट, फ्रेज या वर्ड होना जरूरी है। कैसे कनेक्ट करते हैं, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताता हूं। थीम क्या है, दोज ऑल हु वंडर्स आर नॉट लॉस्ट। तो अपने को बोलना है कि जो नॉट लॉस्टिंग वाली कहानी है, दोज ऑल हु वंडर नॉट लॉस्ट, दिस इज नॉट लिमिटेड टू द पॉलिटिकल फील्ड, इट कैन ऑल्सो बी सीन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। ये भटकने वाले गुम नहीं होते, यह बात केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही लागू नहीं होती, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी देखी जा सकती है। या दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो भटके लेकिन गुम नहीं हुए। देयर आर सो मेनी पीपल्स इन द इकोनॉमिक फील्ड एज वेल, दोज हु वंडर्स अ लॉट बट दे डिडंट लॉस्ट, वंडर अ लॉट बट डिडंट लॉस्ट। तो ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल फील्ड से आपने इकोनॉमिक फील्ड में शिफ्ट किया और एक कनेक्ट दे दिया, इसको बोलते हैं फ्लो। ये कोहेरेंस और फ्लो, कोहेरेंस प्लस फ्लो, ये आपके ऐसे की क्या है, सोल, आत्मा है भैया ये। और अगर ये दोनों नहीं है तो आपका ऐसे एक मुर्दा शरीर की तरह है, जिसमें फेफड़ा होगा लेकिन सांस नहीं ले पाएगा, जिसमें आंत होगी लेकिन खाना नहीं पचा पाएगी, जिसमें दिमाग होगा लेकिन काम नहीं कर पाएगा। तो आपको अपने ऐसे को क्या करना है, आत्मा सहित बनाना है, सोल लेस नहीं होने देना है। वो कहां से आएगा, कोहेरेंस और फ्लो से। ठीक है, हमने दो फील्ड की बात करी, इकोनॉमिक फील्ड का एग्जांपल हमने नहीं लिया है अभी, पॉलिटिकल फील्ड का मैंने एग्जांपल लेकर बता दिया आपको। अब बात करते हैं इकोनॉमिक फील्ड। इकोनॉमिक फील्ड में क्या कोई ऐसा कैंडिडेट है अपनी नजर में जो वांडर तो बहुत ज्यादा किया हो, वांडरिंग उसने बहुत की हो, एक गोल के लिए निकला हो, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाया जो करना चाहता है, लेकिन फिर भी लॉस्ट नहीं हुआ? याद करो, क्या कोई ऐसा एग्जांपल है आपकी नजर में? समझ में आ रहा है? हर एक इकोनॉमिस्ट, कोई भी इकोनॉमिस्ट का नाम आप उठा सकते हैं, कोई भी इकोनॉमिस्ट। आरबीआई का गवर्नर तो नहीं बनना चाहता हो,
है ना। IMF का हेड तो नहीं बनना चाहता, WTO का मालिक मतलब हेड तो नहीं बनना चाहता, लेकिन इकोनॉमिस्ट तो सब होते हैं। तो मान लो कोई इकोनॉमिस्ट, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल रघुराम राजन, उनका कोई इकोनॉमी के फील्ड में पर्सनल गोल रहा होगा, उन्होंने कोशिश भी की होगी उस फील्ड को पाने की। बाद में वो क्या बन गए, RBI के गवर्नर बने कि नहीं बने। अब RBI का गवर्नर बनना और उनका कोई पर्सनल गोल भी रहा हो, जो मुझे याद नहीं है कि मान लो कभी आउटलाइन नहीं हुआ या मैंने पढ़ नहीं पाया, तो ऐसे किसी आदमी का नाम उठा के आप वहां तक जा सकते हैं जहां उसका वो एम नहीं था डायरेक्टली, लेकिन पहुंच गया। RBI का गवर्नर, IMF का लीडर हो गया, IMF में किसी का सिलेक्शन होना, नॉट लॉस्टिंग का ही एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इकोनॉमिक फील्ड में महबूब उल हक का नाम आता है, एडम स्मिथ का नाम आता है। बस आपको उसकी कहानी याद रखनी है, उसकी वंडरिंग याद रखनी है, समझे। अब चलते हैं, इकोनॉमी के बाद हमने बात करी थी सोशल फील्ड की। यहां आपको प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स मिल जाएंगे, प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स मिल जाएंगे। सोशल रिफॉर्मर्स याद कर लो, हिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ी होगी मॉडर्न इंडिया की, तो सोशल रिफॉर्मर्स बहुत है। चाहे राजा राम मोहन रॉय सही, चाहे ज्योतिबा फुले सही, पेरियार सही, नायकर सही, मीराबाई सही, कबीर सही, रैदास सही, मतलब मेडिवल मॉडर्न इंडिया में आपको तमाम सोशल रिफॉर्मर्स नाम मिल जाएंगे जिन्होंने सोशल फील्ड में रिकॉग्निशन हासिल किया, और उनकी वॉन्डरिंग को जरूर याद मेंशन करना है। मतलब वो कैसे भटके, जैसे संत रैदास काफी भटकाव है उनकी जिंदगी। सबसे अच्छा एग्जांपल आता है यहाँ निराला, साहित्य का है लेकिन सोसाइटी से रिलेटेड है। प्रेमचंद, इनकी जब कहानियां पढ़ोगे, मतलब इनकी लिखी हुई कहानियां नहीं, इनकी जीवन की कहानियां, मतलब इन्होंने इतना भटकाव झेला है अपनी जिंदगी में। इनकी एक कहानी है सरोज स्मृति, जो इनकी बेटी के देहांत पर इन्होंने लिखी थी। ये रो रो के लिख रहे हैं उस कविता को कि तेरी खातिर मैंने क्या क्या झेला, मैं जाता था दफ्तरों में, मेरी कविताएं स्वीकार नहीं होती थी, धुतकार दिया जाता था। बाद में ये महान साहित्यकार स्टैब्लिश हुए। बहुत से ऐसे साहित्यकार हैं, तो या तो आप सोशल रिफॉर्मर के नाम पे, सोशल सोसाइटी के नाम पे आप इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, या साहित्य का एक अलग डोमेन भी बना सकते हो। जैसे हमने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस सबके डोमेन बनाए थे, एक अलग डोमेन साहित्य का भी बना सकते हो। आप वहां इनको ऐड करते हो, यहां आप अंबेडकर को, ज्योतिबा फुले को और रैदास जैसे लोगों को शामिल कर सकते हो, संत रैदास जैसे लोग। ठीक है, साहित्य में आप इनको यूज कर सकते हो, या महादेवी वर्मा, या मनु भंडारी, तुलसी, कबीर, ये सब साहित्य के एरिया में आपको यूज करने को मिल जाएंगे। बस आपको रिलेट कर देना है कि ये जो अपनी कहानी है छोटी सी, ये थीम से ऐसे करके रिलेटेड है। ठीक है, सोसाइटी हुई, रिलीजन, रिलीजन में आप ऐसे रिलीजियस रिफॉर्मर का नाम यूज करेंगे जिसे काफी भटकने के बाद, दर दर की ठोकरें खाने के बाद एक मंजिल मिली। इनमें मीराबाई का नाम सबसे अच्छा है। दुनिया ने उन्हें मारने की कोशिश की, पागल घोषित किया, बाद में वो एक महिला संत के रूप में एस्टेब्लिश खुद को कर पाई। राजघराने में शादी हुई होगी तो रानी बनने का ख्वाब रहा होगा, बाद में इनको संत बनना पड़ गया। तो ये इनके रिकॉग्निशन का है। भटकी तो खूब ना, जहर पिया, सो मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ था ये तो कहानी हमें नहीं पता, लेकिन जो पढ़ाई जाती है अपन लोगों को उसमें यही है कि मीराबाई को जहर दिया गया था। तो ये उनकी वंडरिंग का हिस्सा है, मतलब समाज ने उनको किस तरह से टॉर्चर किया होगा हम अंदाजा लगा सकते हैं। मेडिवल पीरियड की बात है, तो उस दौर में महिला मेल सेंट्स के साथ गा नाच रही है, तो सोसाइटी ने किस तरह उसको टॉर्चर किया होगा हम अंदाजा लगा सकते हैं, उनकी वंडरिंग। और बाद में वो स्टेब्लिश कर पाई खुद को, ये बात रिलीजियस डोमेन में आप यूज कर सकते हैं।
पते की बात यह है कि आप किसी भी कैरेक्टर को, मतलब कोई कैरेक्टर है, जैसे मीराबाई का कैरेक्टर है, आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। मतलब मैंने यहां रिलीज किया सोसाइटी में, रिलीजन में, मैं इसे सोसाइटी में भी यूज कर सकता था, मैं इसे लिटरेचर में भी यूज कर सकता हूं, साइंस में नहीं यूज कर सकता, पॉलिटी में भी यूज नहीं कर सकता, इकोनॉमी में यूज नहीं कर सकता, लेकिन 3 फील्ड तो हैं। रिलीजन में यूज कर लिया, सोसाइटी में यूज कर लिया, लिटरेचर में यूज कर लिया। तो ऐसा कभी मत सोचना कि एक कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर फील्ड में लागू होगा। जैसे गांधी जी है, इनको आप किसी भी डोमेन में यूज कर सकते हैं। पॉलिटिकल में यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं भैया, पॉलिटिकल महारथी है ये। इकोनॉमी में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने किस तरह की इकोनॉमी को प्रमोट किया था, विलेज इकोनॉमी, ये एमएसएमई बेस्ड इकोनॉमी, मतलब कुटीर उद्योग बेस्ड इकोनॉमी। ये कैपिटलिज्म के खिलाफ थी, कम्युनिस्ट टाइप की आइडियोलॉजी थी इनकी इकोनॉमी के मामले। रिलीजियस, राम राज्य चाहते थे ये, सोसाइटी कास्टलेस चाहते थे ये, कास्ट नहीं होनी चाहिए इनके हिसाब से। तो कहां का यूज है, लिटरेचर, हर जगह इनका कोई ना कोई योगदान है, तो आप इन्हें कहीं भी यूज कर सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि आप इनको कितनी अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाए उस पर्टिकुलर डोमेन में जहां आप इन गांधी जी को यूज करना चाहते हैं। तो एक एग्जाम्पल को कोई पर्टिकुलर फील्ड से अटैच करके नहीं देखना है, अपने दिमाग को थोड़ा खोलना है और वैसे सोचना है जैसे पॉसिबल हो सकता है। बस अपने को कैपेबिलिटी आनी चाहिए। मेरा काम यही है कि आपको कैपेबल बनाना, ठीक है। आगे चलते हैं। हमने सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस देख लिया, अब देखते हैं लिटरेचर और साइंटिफिक। लिटरेचर में मैंने नाम बता दिया है, साइंटिफिक देख लेते हैं। साइंटिफिक डोमेन में बहुत से नाम है, बहुत से नाम है। आर्किमिडीज का नाम हो, न्यूटन का नाम हो, थॉमस अल्वा एडिसन का नाम हो, किसी को भी यूज करके आप ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि वो खूब भटके, बाद में उन्होंने वो हासिल कर लिया जो वो जिसका एम लेके वो नहीं निकले थे। थॉमस अल्वा एडिसन बेशक बल्ब का एम लेके ही निकले थे, लेकिन ये लोग तो एम लेके नहीं निकले थे, ठीक है। यहां तक अपनी थीसिस हो जाती है खत्म। अब होता है काम शुरू का आएगा एंटीथीसिस का। यहां आएगा एनालिसिस। यही वो पार्ट है जो आपको थिंकिंग बीइंग एस्टेब्लिश करता है कि आप थिंकिंग बीइंग हो या नहीं हो। ये कहां से एस्टेब्लिश होता है, इसी पार्ट से होता है कि आपने पहले सेगमेंट में ये एस्टेब्लिश किया कि हाँ भाई थीम तो सही कह रही है। अब अपन ये एस्टेब्लिश करेंगे कि ना भाई ना तो सही नहीं कह रही है थीम, कुछ इसके बियॉन्ड है जो रियलिटी है। मतलब पहले हमने पार्शियल रियलिटी को एस्टेब्लिश किया, फिर ये सिद्ध करेंगे कि हाँ ये जो रियलिटी हमने सिद्ध करी है पार्शियल है, कंप्लीट नहीं है। तो पार्शियल रियलिटी की पार्शियलिटी को एक्सप्लोर करना ही अपना काम है। वो कहां करते हैं अपन, एंटीथीसिस वाले सेक्शन। एंटीथीसिस में हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि हाउ दिस थीम इज पार्शियल इन नेचर। उसकी पार्शियलिटी को एक्सप्लोर करना ही अपना काम रह जाएगा। तो एंटीथीसिस शुरू करते हैं। थीम क्या है, ऑल वंडर नॉट लॉस्ट। अब इसको हमको पहले तो एस्टेब्लिश कर दी, अब करना है इसको काउंटर। सवाल से शुरू करते हैं कि ये वांडरिंग है, ये वांडरिंग को कब वांडरिंग माना जाएगा, कब भटकना माना जाएगा। मैं मान लो यहां से निकला और मेरा गेम यहां तक था, तो कब इसे सफर माना जाएगा, वे माना जाएगा, और कब इसे वांडरिंग माना जाएगा। मतलब एक सफर होता है ना कि सफर तय किया, तो ओबियस है कि जो भटकना है, ये जो भटकना वर्ड है ये सफर से कुछ अलग है। तो इसको अलग कौन करता है, कौन से वो फैक्टर्स हैं, क्या वो फैक्टर्स डिटरमिन्ड है, फिक्स्ड है,
मान लो मैं इस एम तक पहुंचना चाहता था और मैं ऐसे ऐसे गया, तो हु आर यू और हु इज द राइट अथॉरिटी टू से दिस इज भटकना और दिस इज सफर? कौन डिसाइड करेगा भाई? मेरी मंजिल के रास्ते ही ऐसे थे कि जिनमें भटकना ही था, तो तुम उसे सफर क्यों नहीं कह रहे भाई, भटकना क्यों कह रहे हो? पॉसिबल है कि नहीं? एक रियल कहानी सुनाता हूं। मणिपुर नाम का एक स्टेट है कि नहीं है, इंडिया में एक स्टेट लाई करता है। इसमें एक पर्टिकुलर एरिया रहा होगा, इस एरिया के इधर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट था, इसके बीच में एक पहाड़ था। इसकी दूरी ज्यादा से ज्यादा 30-40 किलोमीटर रही हो, मान लो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो डिस्टेंस था वो बहुत दूरी, मतलब 200-250 किलोमीटर था। 200 से 250 किलोमीटर दूरी तय करके वो पहुंचते थे, लेकिन पहुंच कितने में सकते थे? 100 किलोमीटर में ही। तो 150 किलोमीटर की दूरी हमका वो तय करना पड़ रहा था, तो उन शौक था उनको। 150 किलोमीटर की एक्स्ट्रा दूरी कोई पूरी कम्युनिटी तय कर रही है अपनी रियल लाइफ गोल को हासिल करने के लिए, मान लो डॉक्टर को दिखाना है, इस पहाड़ को घूम के जाना पड़ रहा था उनको। तो अब ये उनकी डेस्टिनी है भाई, क्या कर सकता है, मजबूरी है। तो भटकना, ये जो भटकना है, ये मैनी टाइम्स आदमी की चॉइस नहीं होती, डेस्टिनी होती है भाई। नहीं समझ में आ रहा है? दूसरी तरीके समझा दो। आप कह रहे हो कि भटकना कुछ होता है जो सफर से अलग होता है और सफर से बदतर होता है, क्योंकि टाइम टेकिंग होता है, रिसोर्स टेकिंग होता है, यही कहना चाहता है ना जो थिंकर है। लेकिन भैया ये जो भटकना है, कितनी टाइम ये चॉइस बेस्ड होता है, आदमी के डिसीजन पर डिपेंड करता है। मैनी टाइम से डेस्टिनी होती है। तुम्हें समझ में नहीं आ रही होगी, मैं समझाता हूं। 2 केस लेते। एक चाइल्ड है ए, इसकी पैदाइश देखो गांव में हुआ, दलित हुआ, और ये वुमेन भी निकली। 3 केस है। इंडिया के गांव में हुआ, दलित फैमिली में हुआ, और उसमें वुमेन निकली ये बच्चा। एक बच्चा है बी, ये गांव में नहीं, दिल्ली के लुटियंस जोन में पैदा हुआ। लुटियंस की स्पेलिंग देख लेना। लुटियंस जोन जहां भारत के ज्यादातर राजनेता, एमपी, एमएलए, प्राइम मिनिस्टर, ये वाले लोग रहते हैं, वहां पैदा हुआ। दूसरा, ये अपर कास्ट में पैदा हुआ, मतलब ब्राह्मण बना, ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ। और तीसरा, ये मेल निकला। अब देखना इनकी कब इनके सफर को डेस्टिनी मानोगे और कब इनके मतलब सफर मतलब भटकने को आप कब डेस्टिनी और कब। मान लो इन दोनों ने एम किया कि हम आईएएस बनेंगे, सोचना गौर से। ये मेल है, अपर कास्ट का है, दिल्ली का है, इसे आईएएस बनना है। और ये फीमेल है, दलित है, गांव की है, इसे भी आईएएस बनना। इसका सफर, अब कोई आदमी ये बोल दे कि आईएएस बनने का क्या मतलब है, 12वीं तक पढ़ो, ग्रेजुएट करो और 2 साल तैयारी करो और आईएएस बन जाओ, यही है ना भाई? आईएएस की तैयारी तो यही है। 12वीं पास करी, ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन की डिग्री आ गई आपके पास, 2 साल तैयारी कर लो, आईएएस बन जाओ। स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो यही है, मतलब सफर तय करने का। तो सफर इसमें क्या है, 12 साल और 3-4 साल इसकी, 12-4-16 और 2 साल तैयारी की, 18 साल। 18 साल और 6 साल का बच्चा पढ़ाई शुरू करता है, तो 24 साल की उम्र में आपको आईएएस बन जाना चाहिए। अगर कोई आदमी 24 साल की सफर में, मतलब 24 साल की उम्र में आईएएस बन गया, तो हम कहेंगे उसने सफर तय किया। और कोई आदमी अगर 32 साल पे आईएएस बन रहा है, तो अपन ये मान लेंगे कि भटका।
अब देखना, अगर ये आदमी 32 साल की एज पे आईएएस बनता है तब तो हम कहेंगे भटकना, और ये औरत जब 34 के पे भी बनती है ना तब भी हम इसे भटकना नहीं कह सकते। भटकना नहीं कह सकते भाई किसी भी कीमत पर। क्यों? क्योंकि इसकी मजबूरियां थी, इसके सफर ही है वो, जो भटकना तुम जिसे नाम दे रहे हो ना वो इसका सफर है। इसका सफर शॉर्ट हो सकता है, इसका सफर शॉर्ट हो ही नहीं सकता। जिसकी डेस्टिनी में ही रास्ता लंबा हो उसके रास्ते को भटकना कहना तो उसके साथ नाइंसाफी। यही बात हमको स्टेब्लिश करती है कि वी आर अ थिंकिंग बीइंग, वी आर कैपेबल टू काउंटर द थीसिस और थीम पार्ट विच इज गिवन टू अस टू थिंक अपॉन। तो जिस थीम पर हमको सोचने के लिए कहा गया हमने उसमें लिमिटेशन, उसकी चैलेंजेस आइडेंटिफाई कर ली। यही स्टेब्लिश करता है कि यू आर अ रियल थिंकर, मतलब तुम थिंकिंग बीइंग हो। और यही बात ऐसे वाले जो इवेल्युएटर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है कि आप कितना अच्छा काउंटर आर्गुमेंट लिख रहे हैं। तो आपका काउंटर आर्गुमेंट जितना स्ट्रांग होगा आपका वेटेज, आपका नंबर उतना ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। पहला हमने शुरू किया था कि भटकना जो है उसकी डेफिनेशन दिक्कत में है, ठीक है। दूसरा, लॉस्ट होना इतनी बुरी बात कैसे हो गई? दुनिया में कितने लोग हैं भाई जो सो कॉल्ड सफल है? 1% भी नहीं है। 99% मासेस के पास तो गोल ही नहीं है। तो क्या वो लोग नहीं है? और अगर वो लोग हैं तो हम थीसिस ऐसी क्यों बना रहे हैं? तो जो लॉस्ट हुए क्या वो लोग नहीं है, ह्यूमन नहीं है? तो हम जब लॉस्ट बोल देते हैं तो हम उनको कैटेगराइज कर देते हैं एनिमल की कैटेगरी में भाई, मतलब नो रिकॉग्निशन टू मासेस। तो ये क्या है? इलीटिस्ट आइडिया है। आपकी जो थीम है वो इलीटिस्ट है, मास ओरिएंटेड नहीं है। क्या समझा पाया मैं अपनी बात? हमने आइडिया जो थीम थी उसी पे सवाल उठा दिया कि तुम्हारी थीम ही इलीटिस्ट है। भाई मास करोड़ों में लोग रहते हैं, करोड़ों के पास गोल नहीं होते, जिंदगी तो वो भी जी रहे थे, क्या वो ह्यूमन नहीं है? लॉस्ट हो गए मतलब उनकी कोई आपकी नजर में काउंटिंग ही नहीं है। इज इट फेयर टू डिफाई द मासेस जस्ट बिकॉज दे आर नॉट बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई देयर गोल्स एंड देयर अचीवमेंट्स? नो। आप 4 लोग एलिटिस्ट ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सफल है कौन असफल है। एक आदमी ने जन्म लिया, a man born in village, गांव में ही रहा, दलित ही था, शादी करी, बच्चे करे, बूढ़ा हुआ मर गया। क्या इस आदमी ने खुशहाल जिंदगी नहीं जी? क्या ये आदमी नहीं रहा सिर्फ इसलिए कि आईएएस नहीं बना, प्रधानमंत्री नहीं बना, मुख्यमंत्री नहीं बना? भाई इसने सोशोलॉजी में देखो ना, किस नजर से देखना चाहते हो? कंट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन नापना चाहते हो, नाप लो। सोशोलॉजी के पर्सपेक्टिव से 4 बच्चे पैदा किए और ये 4 बच्चे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सोसाइटी की मेंटेनेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए एडिशन ऑफ द न्यू मेंबर्स इज ए कंपल्सरी पार्ट। If he has done that job, then how you can say he is not a man or he is not a मतलब सक्सेसफुल मैन? सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखो ना भाई, तुम पॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखे क्यों रहे हो? सफलता असफलता की मापदंड जो केवल पॉलिटिकल इकोनॉमिक साइंटिफिक तो नहीं होता, सोशियोलॉजिकल भी तो हो सकता है। और सोशियोलॉजी में फैमिली का फंक्शन, फैमिली का कोर फंक्शन है 2, बच्चे पैदा करना और बच्चों को सोशलाइज करना। और हर फैमिली में यह काम होता है। नॉर्मल आदमी जिंदगी जी, बस शादी किया, बच्चा पैदा किया, मर गया, 2 कंट्रीब्यूशन कर गया, सोसाइटी के लिए 2 नए 4 मेंबर दे गया और उनको सोशलाइज कर गया। तो क्या वो अपने लक्ष्य में
सफल नहीं हुआ, हासिल हुआ, तो आप उसे आदमी की तरह रिकॉग्नाइज कर क्यों नहीं रहे भाई? करो। तीसरा, 2 आर्गुमेंट हो गए। तीसरा, वाई लॉस्ट। अगर मान लो मोस्ट ऑफ द पीपल लॉस्ट हो जाते हैं, लॉस्ट हो गए, तो क्यों ऐसा हुआ? सवाल ये है ना, लोग लॉस्ट होते ही क्यों हैं? उनके पास विजनरी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, बॉसों के पास रिसोर्स नहीं होते, बॉसों के पास कैपेबिलिटी नहीं होती। अब कैपेबिलिटी मतलब इंडिविजुअल नहीं है। अगर मान लो एक आदमी अपाहिज पैदा ही हुआ है, तो क्या आप उससे उम्मीद कर सकते हो कि वो ओलंपिक में रनिंग मेडल लेके आएगा? नहीं। तो कैपेबिलिटी नेचुरली भी नहीं होती मैनी टाइम्स। और भी फैक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हो, 1-2 पैराग्राफ में निपटा दे। 3-4 बातें आपने आइडेंटिफाई करी। अब अगर कोई आदमी लॉस्ट हो रहा है, तो लॉस्ट होने से बचा कैसे जाए? अब यहां आती है आपकी चौथी बात, रिकमेंडेशन। क्या रिकमेंड करोगे कि आदमी लॉस्ट ना हो? तो भैया प्लानिंग करो प्रॉपरली। आप अपनी कैपेबिलिटी आइडेंटिफाई करो, अपने रिसोर्स आइडेंटिफाई करो, अपना गोल, और सब में मैच करो। मेरी कैपेबिलिटी 8 घंटे पढ़ने की, मेरा गोल है 2025 में आईएएस बनने का, मुझे पढ़नी है 10-20 किताबें, सबको मैच करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये काम मैं कर लूंगा, तब तो 25 टारगेट रखो, नहीं 27 रख, 32 रख, 45 रख। प्लानिंग है नहीं, कितनी कैपेबिलिटी है, कितना रिसोर्स है, कितना टाइम है, इन सब में जब तक अलाइनमेंट नहीं होगा, गोल हासिल कैसे करोगे? तो प्लानिंग लाओ भैया सबसे पहले, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओ। मतलब मान लो यार आपने फिक्स कर दिया कि 2030 तक आईएएस बनना है, और तुम्हें 29 में पता चला कि फ्री ही नहीं निकल रहा है, तो फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओ। मतलब 30 तक पोस्टपोन के 31 कर दो, सुसाइड बंद कर लेना। बहुत से लोग होते हैं इसी चक्कर में, क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबल नहीं होते, वो लॉस्ट हो जाते हैं। मान लो आपने बोला कि आज 8 बजे सुबह पढ़ना शुरू कर देना है, और आपको आंखें खुली 8:30 बजे, खुद को थप्पड़ मत मारने लग जाना, कोई दिक्कत नहीं भाई। शाम को 7:30 बजे तक आधा घंटा ज्यादा पढ़ लेंगे, 7 बजे तक पढ़ने दे दो, क्या दिक्कत? फ्लेक्सिबिलिटी। मान लो आपका टारगेट था कि लक्ष्मीकांत लेने जाना है बाजार से, लक्ष्मीकांत का 7th एडिशन ही लेना है, आपको मिला ही नहीं मार्केट में, तो 6th एडिशन लेके पढ़ लो, एडिशन बाद में पढ़ लेना, थोड़ा बहुत आएगा। इस तरह के आपको रिकमेंडेशन भी दे देनी है कि उन चैलेंज से कैसे निपटेंगे। फाइनली एंड लास्ट सेक्शन ऑफ आवर ऐसे, दैट इज कंक्लूजन। अब इस तरह के ऐसे में कैसे कंक्लूजन लिखें? जहां जहां थीसिस और एंटीथीसिस होगी, वहां वहां दोनों चीजें होंगी। मतलब जो अपना कंक्लूजन है समरी टाइप का हो तो बेस्ट रहता है। कंक्लूजन का मतलब इससे ज्यादा सिंपल मैं नहीं बता सकता कि जब आप कंक्लूजन लिख रहे हैं और आपका कंक्लूजन मैं पढ़ रहा हूं, तो मुझे आपका कंक्लूजन पढ़कर ये पता चलना चाहिए कि आपके ऐसे में क्या क्या था। और यही बात इंट्रोडक्शन पर लागू होती है। जब कोई आदमी आपका इंट्रोडक्शन पढ़े तो उसे लग जाना चाहिए कि आप अपने ऐसे में किन किन एस्पेक्ट्स पर बात करने जा रहे हो। समझ में आई? तो समरी इज द बेस्ट वे टू राइट कंक्लूजन इन दिस ऐसे। ठीक है, अब आप कम समरी कर लेंगे क्योंकि थीसिस एंटीथीसिस दोनों पार्ट मैंने बहुत अच्छी तरह से कराए हैं। उम्मीद करता हूं इस थीम को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और इस पर एक प्रैक्टिस करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में आप अपना ऐसे कैसे भेजेंगे, मुझे लिख के बताना कि कितना समझ में आया कितना नहीं। थैंक यू वेरी मच, वेलकम अगेन नेक्स्ट लेक्चर।